हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर आप लोगों का आ चुका है। अब ये जो आपका पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है वो कैपेसिटर से रिलेटेड है। सारा का सारा कैपेसिटर को मैं 3 लेक्चर्स के अंदर कवर करूंगा। इंपॉर्टेंट काफी है, थोड़ा टाइम लगा के खत्म करेंगे। 2 के अंदर मैं इसके सारे थ्योरी एंड कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आप लोगों के। और जो थर्ड होगा उसमें सारे क्वेश्चंस उठा लूंगा, जैसे आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में मेरे देखे होंगे। टू दी पॉइंट हर एक लेक्चर में बात कर रहा हूँ, इधर उधर की कोई बात नहीं हो रही, फालतू बात नहीं हो रही है, क्योंकि टाइम कम है और रिवीजन मैं पूरी स्पीड से ही कराऊंगा। और जितना करवा रहा हूँ उतना ढंग से कर जाना, बहुत तगड़े नंबर लेके आओगे आप लोग, ठीक है। कैपेसिटर देखो, अगर कोई पूछे आपसे कैपेसिटर है क्या, सिंपल, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच स्टोर्स चार्ज, बस विच स्टोर्स चार्ज। अभी इतना समझना आप लोगों के लिए बहुत है कि कैसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो क्या स्टोर करेगा, चार्ज, बस इतना ठीक है फिलहाल के लिए। अब चार्ज स्टोर करता है तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा। एक सिंपल रिलेशन भी समझा देता हूं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये बोलता है कि यार जितना पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा चार्ज मिलेगा। सिंपल सा ये रिलेशन कहता है कि आप जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करते हो चार्ज उतना ज्यादा है, या चार्ज जितना ज्यादा पोटेंशियल उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली उतना ही ज्यादा होगा। ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है। अब आपको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। यहां पे कांस्टेंट क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है। सिंपल तरीके से चलेंगे तो यहां से बच्चों C का फॉर्मूला कितना आ गया, Q बाय V। इतना दिमाग में बिठा के रखना आपको, C का फॉर्मूला Q बाय V। अब इसकी SI यूनिट की बात करते हैं, टू दी पॉइंट बात करेंगे हम लोग। SI यूनिट आपको इसकी याद रखनी होगी, इट्स फैरेड बोलते हैं वैसे इसे, फैरेड। फराड फुरूड मत करना प्लीज, इट्स फैरेड, फाइन। इसकी SI यूनिट क्या होगी, फैरेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डायमेंशंस। डायमेंशन यार 1 मार्क में डायमेंशन SI यूनिट बहुत आएंगे, इस बार देख लेना आप लोग। अब देखो डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस बहुत सिंपल है इसकी। कैसे, C इज इक्वल टू Q बाय V। अब बच्चों Q तो आपको पता होगा फिर भी, बट V के डायमेंशंस में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन नहीं आने देंगे, डोंट वरी। Q बच्चों, Q की डायमेंशंस कैसे आएगी, बहुत सारे बच्चों को पता होगा जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे होंगे। Q की डायमेंशन जिसको नहीं पता बताते हैं कैसे निकालते हैं। रिलेशन Q का निकलता है I से, I इज Q बाय T। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहां से Q कितना आ जाता है बच्चों, Q कितना आएगा, IT। बच्चों I क्या होता है, एम्पेयर, T क्या होता है, टाइम। खत्म, ये आ गया Q, ठीक है। डाल देते हैं। V की बात करते हैं बच्चों। अब V की डायरेक्ट डायमेंशन तो नहीं बताया, नहीं, कहां से निकालते हैं इसके डेफिनेशन से। डेफिनेशन से निकालेंगे। डेफिनेशन क्या होता है पोटेंशियल की बच्चों, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डेफिनेशन से निकालेंगे, चार्ज की भी डेफिनेशन से निकाल लिया मैंने, किसकी, करंट की। यहां पे V को उसकी डेफिनेशन से, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो क्या बचेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, वर्क डन के डायमेंशन आप लोगों को पता होने चाहिए, ml/t-2। ये तो 11th क्लास में रट जानी होनी चाहिए थी आप लोगों को, नहीं पता तो डायरेक्ट लिख लो इसे, कोई बात नहीं, अपॉन में 80। अदरवाइज अगर आपको वर्क डन नहीं पता है, फाइन, वो भी बता देता हूं। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। S सरफेस एरिया मत समझना बच्चों, मैं X लिख देता हूं, कहानी खत्म करते हैं। F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों फोर्स खुद क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जिसको ये आता आगे बढ़े, पहले बोल रहा हूं मैं, बाकी देख भी लोगे तो कुछ घिसेगा नहीं, कुछ चीजें समझ ही आएंगी। ये M हो गया बच्चों, ये क्या होता है, LT-2। क्या होता है ये, LT-2 इंटू एक और L आ गया। यहां से आपका वर्क डन बनता है L मल्टीप्लाई ml/t-2। अब जिसको ALT-2 नहीं पता है वो भी सुनो। A होता है आपका V बाई टी, रेट ऑफ फ्लो, और बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये भी समझ आता है। अब जिसको V बाई टी नहीं पता वो भी सुनो। V क्या होता है आपका बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक और टाइम है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन कितना बन गया, डिस्प्लेसमेंट किस में होती है बच्चों, मीटर्स में, मतलब लेंथ लिख दिया मैंने L। वही टाइम का क्या आ गया, स्क्वायर। जब आप इसे एडजस्ट करोगे LT-2 आ गया। तो मैंने यार आपको खोल के पूरा ही दे दिया कि वर्क कहां से आया, ये कहां से आया, ये वो ब्ला ब्ला सब कर दिया मैंने, ठीक है। सीधी से अगर हम बात करें, ये है कुछ पोटेंशियल की जगह डाल सकते हैं, यहीं पे डालते हैं, चलो। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V की जगह W अपॉन
Q, तो ये कुछ कहानी बन जाती है आप लोगों की। Q की जगह 80 लिखो, Q की जगह लिखा मैंने 80, उसका भी क्या हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, उसका भी क्या हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। डन है, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क डन का मैंने बता दिया, ml2t-2 पूरा डिराइव कर दिया, ml2t-2, ठीक है। फटाफट से आपकी थोड़ी सी 11th भी रिवाइज होगी यहाँ पे, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करो, घुमाओ फिराओ थोड़ा, तो आप लोगों का फाइनल आंसर बनता है। इसे भेजो ऊपर, m की -1, l भी ऊपर गया, l की -2, a एज इट इज, a को छेड़ो मत, और t यहाँ पे अगर बाहर निकले a का स्क्वायर आएगा बच्चों, क्योंकि बाहर स्क्वायर है, t का स्क्वायर, ये t -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी +2, और ऑलरेडी +2 है, तो t की पावर कितनी हो गई +4। ये आ गया आपकी c की डायमेंशन। जब भी डायमेंशन लिखो तो ऐसे मेंशन कर दो कि हम क्या दे रहे हैं, c की डायमेंशंस दे रहे हैं, इस तरीके से। बाकी ब्रेसेस मत भूलना वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद आता है कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। कैपेसिटर्स इन सीरीज की अगर हम बात करें पहले फटाफट, कैपेसिटर इन सीरीज, देखो सीरीज में क्या होता है, ऐसे कुछ कैपेसिटर्स लगाए मैंने। कैपेसिटर ऐसे होता है बच्चों, दो प्लेट्स होती हैं, एक पे पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, राइट, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। वो कह रहा है ना चार्ज स्टोर करेगा, तो चार्ज तो दिखाओ कम से कम। देन यहां से कनेक्ट कर दो आप पॉजिटिव नेगेटिव, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से मैंने बना दिया। अब एक चीज जो हमारे को समझने वाली है वो ये है, जो मेन चीज समझने वाली है हमारे लिए, कि यार ये पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, हमने एक पोटेंशियल भी अप्लाई कर दिया, ये आपका C1 हो गया, C2 हो गया, एंड दिस इज आवर C3, फाइन। नाउ द थिंग इज, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, 2 पॉइंट लिख लो, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सेम के सेम पॉइंट आपके ना रजिस्टर वाले चैप्टर में भी लग जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैं ही बताऊंगा, देख लेना। पहली बात तो सीरीज पढ़ रहे हैं तो आप सीधा लिखो Q रिमेन सेम, ये पॉइंट तो आप लिख लो, स्टार मार लो, जो मर्जी कर लो, पेज को फोल्ड कर दो, चार्ज सेम रहेगा तीनों कैपेसिटर में, ठीक है। एंड V इज डिफरेंट, पोटेंशियल क्या रहता है डिफरेंट, इनके अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा डिफरेंट। रीजन क्या है समझते हैं। इसके अक्रॉस मैं मान रहा हूं पोटेंशियल इज V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3, ठीक है बच्चों। अब कुछ सोचो, मैं इनके अक्रॉस चार्ज सेम कह रहा हूं, कैपेसिटर डिफरेंट डिफरेंट है, हमें रिलेशन पता है C इज इक्वल्स टू Q बाय V, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। अब डेरिवेशन करने का तरीका समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। हमेशा डेरिवेशन करने के केस में जब भी आपको कैपेसिटर सीरीज पैरेलल दिखे या रेजिस्टर सीरीज पैरेलल दिखे, आपको सिर्फ वो चीज उठा के यूज करनी होती है जो कि डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट क्या है, C1 C2 डिफरेंट नहीं है, वो तो निकालना ही है उनका कॉम्बिनेशन। आपको सिर्फ देखना उसके अलावा कौन कौन सी वैल्यूज हैं हमारे पास, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, एक पोटेंशियल, एक चार्ज, ये 3 चीजें तो है हमारे पास, ये तो निकालना ही है। इन दोनों में से देखो डिफरेंट क्या है, बस इतना देखना होता है। डिफरेंट क्या है आपका V, इसी का यूज करो, पोटेंशियल का यूज करो, डेरिवेशन कर दो, बस इतना याद रखो। जो डिफरेंट होता है उसी का यूज होगा डेरिवेशन करने में। अब डिफरेंट है V की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी यहाँ पे Q बाय C, बहुत ध्यान से समझते हैं। अगर मैं फर्स्ट कैपेसिटर की बात करूं तो मैं सीधा लिख दूं, ये लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V1 इज इक्वल टू Q बाय C1, चार्ज तो सेम है सबके अक्रॉस, कितना मान रहा हूं मैं कैपिटल Q। सिमिलरली V2 कितना आएगा Q बाय C2। क्या यहां तक कुछ है, पीस ऑफ केक, खत्म। क्या कोई दिक्कत, चार्ज सेम, कैपेसिटेंस अलग अलग, तो आपके जो पोटेंशियल है वो भी डिफरेंट हो गए। कर दिया हमने। क्या किया अब हमने, जो आपने एक बैटरी लगाई थी V, उसकी वजह से 3 पोटेंशियल मिले, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या टफ है यहां तक, ऑब्वियसली नॉट यार। अब V को एज इट इज रखता हूं मैं, चलो यहां लिखा मैंने Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। जहां भी मैं बहुत जल्दी जल्दी में रब कर दूं, कुछ कर दूं, तो आप थोड़ा सा पीछे जाके रिवाइंड करके पॉज करके नोट कर लिया करो। अब बच्चों ये आ गया हमारा V, क्या है टोटल पोटेंशियल।
मैं कह सकता हूँ टोटल पोटेंशियल इज टोटल चार्ज अपॉन यहां से अगर निकालूं इस रिलेशन से, टोटल पोटेंशियल इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो मैं लिख सकता हूं टोटल चार्ज तो वही है यार, जितना निकल रहा है उतना ही जा रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन टोटल कैपेसिटेंस है, मैंने लिख दिया सी एस। सी एस मतलब कैपेसिटर्स इन सीरीज। यहां पे भी क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन सी वन प्लस क्यू अपॉन सी टू प्लस क्यू अपॉन सी थ्री। क्यू से क्यू उड़ा दो, बचेगा क्या, आ गया आंसर। 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी थ्री। समझ गए, खत्म है। ये था आपका कैपेसिटर्स इन सीरीज। कितनी देर लगी यार इसे करने में, समझ आ गया। एक एक चीज समझ आनी चाहिए, ये चीज हम यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में भी, जो भी बोर्ड के आएंगे देख लेंगे हम लोग। बहुत प्रैक्टिस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है प्रैक्टिस करने की, मैं पहले बता रहा हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट, साइड हो जाता हूं मैं, रब कर दूं फटाफट से। चलो रब करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। अब बात आती है कैपेसिटर इन पैरेलल, जो कि सीरीज से भी आसान है, बहुत सिंपल। पैरेलल में कब होते हैं आपके, जब नेटवर्क इस टाइप का कुछ रहता है। समथिंग लाइक दिस। जब इस टाइप का कुछ बनाओगे आप लोग, ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, चार्जेस दो बैटरी के पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव दिखा दिए मैंने लेफ्ट साइड, और राइट साइड अगर नेगेटिव है तो मैंने सारे नेगेटिव दिखा दिए। अब इस केस में भी दो चीजें याद रखनी होगी बच्चों, क्या, एक तो सबके अक्रॉस Q इज डिफरेंट, इस बार उल्टा केस हो जाता है, बस उतना याद रखना आप लोगों को। एंड V इज सेम, सारे ये केस लग जाते हैं आप लोगों के न्यूमेरिकल्स में भी, बड़े सारे न्यूमेरिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, सब पे लग जाएगा ये कंसेप्ट, तो कहीं नहीं जा रहा, इसलिए एक ब्रह्मास्त्र है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं सीधे सीधे। यहां पे अगर हम समझे बच्चों, मैंने क्या बोला था पिछले डेरिवेशन में, मैंने कहा था वो चीज यूज करो जो डिफरेंट है। डिफरेंट क्या बच्चों, लिख दिया मैंने Q, तो सीधा लिखूं Q इज इक्वल्स टू सी वी, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, हमें पता है, डन। तो मैं लिख सकता हूं पहले कैपेसिटर के अक्रॉस ये बनेगा Q1 इज इक्वल्स टू C1V, बिकॉज V इज सेम, तो पोटेंशियल को चेंज नहीं करना है। ऐसी Q2 इज इक्वल्स टू C2V, सिमिलरली Q3 इज इक्वल्स टू C3V। बस इतना देखना था आप लोगों को। तो मैं कहता हूं यहां से जो भी टोटल चार्ज Q निकला वो यहां पे Q1 मिला, यहां पे मिला Q2, और यहां पे मिला Q3। यहां पे क्या मिल गया, Q3। अरे यार किसी को ना पीडीएफ्स वगैरह चाहिए, मैं सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा दूंगा अपने नोट्स के, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, मिल जाएगा। मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ये नोट्स वगैरह सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। पढ़ाई करो, बढ़िया से नंबर लेके आओ, बस मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बस यही चाहता हूँ कि अच्छे नंबर आ जाए आप लोगों के। अब मैंने कहा जो क्यू चार्ज है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो Q इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल्स टू बच्चों समझते हैं, Q इज इक्वल्स टू इस बार मैं लिख रहा हूं CP इंटू V, क्योंकि ये टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज मतलब टोटल कैपेसिटर, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इनटू टोटल पोटेंशियल, डन। जैसे पहले वाले में किया था वैसे कर दिया, C1V प्लस C2V प्लस C3V। बच्चों V इधर से कॉमन आ रहा है, इस V से उड़ा दूं, क्या बचेगा, CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। खत्म। कहा था ना यार आसान है, बोला था आप लोगों को, बच्चों वाला इजी सा था, खत्म। कैपेसिटर सीरीज पैरेलल भी करा दिया। अब आपसे मैं दो अलग अलग कंसेप्ट की बात करता हूँ, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और एक फिर होता है आप लोगों का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब इन इट। ये दोनों डेरिवेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे थोड़े थोड़े, बट देखते हैं। मैं कहता हूं कैपेसिटर, सीधा लिखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डायरेक्टली, ये समझना जरूरी है ताकि अगली एक दो जो इंपॉर्टेंट है वो समझ आए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या सीन रहता है, लेट मी एक्सप्लेन।
बहुत सिंपल कंसेप्ट है बच्चे बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं इस चीज को। सिंपल है यार। कैपेसिटर है क्या? दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस d, और दोनों का कोई एक ही रहेगा वैसे तो, सरफेस एरिया कितना, एक, बस। ये कैपेसिटर होता है जिसके अंदर कोई चार्जेस है। सॉरी यहां पॉजिटिव आएगा और सॉरी नेगेटिव, दोनों के चार्जेस डिफरेंट है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, बीच में उन दोनों के कोई डिस्टेंस एंड उनका कोई एरिया क्रॉस सेक्शन। डन है इतना? तो इतना एरिया आ गया उनका। ये होता है आपका सिंपल कैपेसिटर। ये है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमें क्या करना है, इसकी वजह से निकालनी है हमारे को, इसके कैपेसिटेंस निकालने हैं कि यार ये कितनी वैल्यू होगी और ये कितना स्टोर कर रहा है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। लेट मी एक्सप्लेन। चलो करते हैं बढ़िया से। फॉर्मूला पता है, C इक्वल्स टू Q बाय V। हमें C की वैल्यू निकालनी है और Q और V को ही यूज करना होगा। अब कैसे करेंगे बताते हैं आप लोगों को। देखो बच्चों, Q को नहीं छेड़ेंगे, Q को बिल्कुल नहीं छेड़ना, छेड़खानी V के साथ ही करनी है। कैसे? देखो मैं कहता हूं यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। हमें पता है जहां पे ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन आता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव। ई नॉट क्यों दिखा रहा हूं? नॉट रिप्रेजेंट्स फ्री स्पेस, लिख देते हैं आप लोगों के लिए। ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं ऐसे लिखता हूं, पूरा लिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस के लिए आपका ई नॉट रहता है पॉजिटिव से नेगेटिव। इतना समझ आता है? ग्रेट। अब हमारे को एक रिलेशन बताए फील्ड का और पोटेंशियल का। मैंने खुद डिराइव करवाया था और उस टाइम पे लिखा था, मेरे को अभी भी याद है, यहाँ कहीं मैंने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बोला था आप लोगों को, E इज इक्वल्स टू V बाई डी आप लोग यूज करोगे। और मैंने कहा था E इज इक्वल्स टू V बाई LB। जो मेरी रिवीजन सीरीज फॉलो कर रहा है वो मैं कह सकता हूँ, वादे से कह सकता हूँ, प्रॉमिस है मेरा, वो ये चीज भूला नहीं होगा अगर वो ढंग से फॉलो कर रहा है। जो नहीं कर रहा है अभी भी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ, बहुत बढ़िया नंबर लेके आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिजिक्स में तो कम से कम। E इज इक्वल्स टू V बाई डी है बच्चों, ठीक है। V बाई डी क्यों ले रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, फाइन, उसकी वजह से पोटेंशियल बनेगा, वो भी ठीक है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका? D, तो मैं ये ले सकता हूं। और मैं लिख रहा हूं V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना लिख सकते हैं। या E नॉट ले लेता हूं क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड है, क्या आपकी एक्सटर्नल फील्ड है। यहां पे भी V नॉट लिख सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोटेंशियल इन केस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड वैक्यूम में। अब बच्चों दो प्लेट्स हैं, दो कंडक्टिंग शीट्स हैं एक तरीके से। ये शीट से प्लेन मतलब बहुत ज्यादा थिन होती हैं। तो डेरिवेशन करी थी हम लोगों ने, आप लोग अगर वही अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन सीरीज कर रहे हो तो आप लोगों ने कर रखी है लेक्चर नंबर 4 आई थिंक, 3 या 4, इनमें से देख लेना कौन से में है। तो उसमें आप लोगों को ये चीज मैंने करवाई है कि इसका एक्सप्रेशन क्या है। लेक्चर नंबर 4 पक्का, हाँ। 4th लेक्चर में मैंने ये बताया था, जब आपकी दो प्लेट्स होती हैं, दो शीट्स होती हैं, किसी की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एक की सिग्मा 2, बड़ी अच्छी सी डेरिवेशन करी थी हमने। उसमें एक फाइनल रिजल्ट देखा था हम लोगों ने कि अगर एक शीट पॉजिटिव हो जाती है और एक नेगेटिव हो जाती है तो E की वैल्यू डायरेक्ट आती है आपकी, E नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये E नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट है, दोनों में डिफरेंस समझना, ठीक है। इसमें मैंने ऐसे कर्व कर रखा है, ये कर्व है, ये स्ट्रेट है, ठीक है बच्चों। E नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जिसको नहीं पता लेक्चर नंबर 4 देखो, सीधा सीधा स्किप करके आप डायरेक्ट इस पार्ट पे पहुंच सकते हो जहां पे मैंने दो शीट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन कर रखा है, डायरेक्ट पहुंच सकते हो आप लोग। ये आ गया, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, ये भी V नॉट ले सकते हो, यहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब क्या करें, वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, V नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट करेंगे हम। कितनी वैल्यू है इसकी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। फाइन, इतना समझ आता है हमारे को। अब ये जो वैल्यू है हम यहां पुट करते हैं। देखना, जब ऐसे करा हमने, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या आ गया आपका D। इतना समझ आता है। मैंने सिर्फ क्या किया, उस V की वैल्यू पुट करी है, दैट्स इट। सिग्मा बच्चों क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, सिग्मा की जगह Q बाय A पुट कर दूं, क्या बनेगा? Q अपॉन इसकी जगह Q बाय A
एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी नीचे है और एक इसके साथ क्या आ गया डी, इससे ये कैंसल, ये जब ऊपर चला जाएगा बच्चों क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, खत्म। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये आ गया आपका कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कंडीशन ये है बीच में कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, फ्री स्पेस है। कितनी देर लगी, कितना ही टफ कंसेप्ट है, आएगा 2-3 नंबर में, ऐसे कंसेप्ट 2-3 नंबर में आता है, ये सिंपल था। अब क्या करते हैं, काम करते हैं, इसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब बीच में ठूस देते हैं। चलो लेट्स इंट्रोड्यूस a conducting slab in between this, fine। इसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब कर दी, यहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से हेडिंग चेंज कर दो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया हूं, पॉज करके इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब तुमने इतने में कर लिया होगा, मैं आ गया। आगे बात करेंगे हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसी इतनी मेहनत करी वो रब करा मैंने, खाम का लिखना ही पड़ रहा है पूरा, चलो कोई बात नहीं। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब इन इट, विद कंडक्टिंग स्लैब, चलो ठीक है, विद कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है बच्चों, बड़े आगे। अब देखो ये बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब मैंने पुट कर दी, इसमें से मैं भी चेंज करूंगा, मैंने देखना थोड़ा थोड़ा माइन्यूट से चेंजेस होंगे, बाकी सब सेम है। अब ना यार ये हमारे टीचर भी हमारे साथ करते थे, मैं तो बदले ले रहा हूँ बच्चों से, मैं तो कहता हूँ कि मैं तो थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा, यहाँ पे आप लोगों को पूरा नोट करना पड़ता है। तो बच्चे मेरे से बड़ी शिकायत करते हैं, सर ये गलत बात है आपकी कि हमें तो पूरा लिखना पड़ रहा है, आप वहाँ चेंज कर देते हो। हमारे साथ टीचर भी ऐसे करते थे, मैं जब ये सोचता था मैं टीचर बनूंगा मैं भी बदले लूंगा। चलो जोक्स अपार्ट, मुझे नहीं पता लेम तो हो सकता है, आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं बीच में कंडक्टिंग स्लैब रख दी मैंने, फाइन, यहाँ पे कंडक्टिंग स्लैब आ गई है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, पहली बात कंडक्टिंग स्लैब की कोई थिकनेस होगी, मैंने उसे मान लिया स्मॉल टी, ठीक है, इसे मैंने स्मॉल टी मान लिया। यार एक बात बताओ, कंडक्टिंग स्लैब है, अंदर का एरिया में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, राइट। ये तो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा होगा आराम से, अदरवाइज फिर से प्लेलिस्ट की मैं गाना गाऊंगा कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, देख लो भाई जाके, तो देख लो, अदरवाइज इतना तो याद ही रख लोगे यार कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, समझे, ठीक है, समझ गए। अब बात याद है, हमारे पास एक रीजन डी है, एक रीजन टी है, लेकिन टी वाले रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, बाहर वाली आ नहीं सकती, अंदर वो है नहीं, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बची कितने रीजन में, समझ रहे हो बात बच्चों? इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, बचा ये वाला रीजन, ये वाला रीजन पूरा, ये चीज पूरा रीजन ये वाला और ये वाला। यहां पे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट ही तो होगी, बाहर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट। बट बच्चों क्या अब ये ई नॉट, जो ये ई नॉट है, क्या ये इतने रीजन में होगी? वी नॉट तो मैं निकाल दूंगा, ई नॉट भी निकाल दूंगा, क्या वो डी रीजन के अंदर है? सोचने वाली बात यही है, क्या अब वो इस डी रीजन के अंदर प्रेजेंट है? इसको भी छोड़ा, अब सीधा इस पे आते हैं। क्या इस पूरे डी के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है? नहीं, इस रीजन में तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड है वो सिर्फ इस रीजन के अंदर है और इस रीजन के अंदर है। ये कैसे आएगा? इस टोटल डी में से क्या माइनस कर दो, टी को, तो ये आ जाएगा। सो दिस टाइम वी हैव पोटेंशियल इन दिस रीजन ओनली। पहले पोटेंशियल कितने में था? डी में था, लेकिन अब वो डी माइनस टी में हो गया, क्योंकि पोटेंशियल किसकी वजह से? एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। एक्सटर्नल फील्ड कितने जगह पे प्रेजेंट है? सिर्फ इतने इतने रीजन में। आई थिंक पल्ले आगे हो गया, आप लोग बढ़िया से पल्ले पड़ गई होगी बात कि हाँ ये क्या कर दिया मैंने। बस अब क्या करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या कर दो, डी माइनस टी, इसमें भी कुछ नहीं छेड़ने की जरूरत। यहाँ क्या कर दो, डी माइनस टी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डी माइनस टी, यहाँ क्या आ गया, डी माइनस टी, फाइनल में क्या आ गया, डी माइनस टी, खत्म। हाँ कर दी ना चीटिंग मैंने। आप लोग सोचोगे अब हमें पूरा नोट करना पड़ेगा। तो बच्चों आप लोगों को आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी, नहीं आई है तो एक बार पीछे से रिवाइंड करके दोबारा देखो क्या हुआ। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हुआ, 1 मिनट में गो थ्रू करवाता हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, स्पीड देख ली होगी आप लोगों ने। अब तो क्या करा हमने, बीच में कंडक्टिंग स्लैब रख दी और हमने देखा उसकी थिकनेस टी है, और उस रीजन के अंदर जहां पे वो टी थिकनेस वाली कंडक्टिंग स्लैब है कोई सी फील्ड नहीं है,
क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब की खुद की फील्ड होती नहीं और बाहर वाली फील्ड जो एक्सटर्नल है वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती है। तो ये वाला रीजन तो फील्ड फ्री रीजन हो गया। तो इसमें ना आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ही कोई पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल कितने रीजन में रहेगा? बाहर वाले जहां ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, क्योंकि फील्ड ही वहीं पे है। तो मैंने हर जगह डी में क्या कर दिया? डी माइनस टी, डी माइनस टी, डी माइनस टी, डी माइनस टी। फाइनल में आंसर भी क्या आ गया? सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। यहां तक आज के लिए बहुत है। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में फटाफट से आप लोगों को मिलते ही रहेंगे अब तो। और उसके अंदर भी मैं थ्योरी टॉपिक्स कवर करूंगा, जिसके अंदर मैं कुछ आपको पोलराइजेशन के बारे में बताने वाला हूँ। और आप लोगों को मैं कुछ एक दो डेरिवेशन और है एनर्जी डेंसिटी वाली, और आपकी कैपेसिटेंस भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन इट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला कंसेप्ट और कराएंगे। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। बढ़िया से पढ़ते रहिए, आप लोगों को लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।